वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स और नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है इस वीडियो लेक्चर में वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN ऑफ हैलोअरीन्स। आप लोगों को पता ही है कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं SN रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलो अल्केन्स के लिए। अब हमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने हैं हैलोअरीन्स या अरिल हैलाइड्स के लिए। तो देखते हैं किस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, क्या कंडीशन है एक्सेट्रा। उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि इस साल 2020-2021 2021 इस एकेडमिक ईयर के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने HSC का जो सिलेबस है 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसे 25% तक रिड्यूस कर दिया है। 25% सिलेबस आपका कम कर दिया गया है ड्यू टू लॉकडाउन और ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक। तो आपको करना क्या है कि 25% जो सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है आप उसे स्किप आउट भी कर सकते हैं। तो कौन सा पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कौन से चैप्टर से कौन से पॉइंट्स स्किप किए गए हैं और जिसे आप छोड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को ईजी लगते हैं तो सरासरी आप उन्हें देख लीजिए, लेकिन अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इस साल 2020-2021 में स्किप भी कर सकते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है। पता है आप लोगों को कि व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या है ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ऊपर लिंक आपको दिख जाएगी, तो उस लेक्चर को देखकर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझ सकते हैं। अब हमें डिस्कस करना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलोअरीन्स के लिए। तो सबसे पहली बात फर्स्ट पॉइंट और जो इसका बेसिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को सुनकर काफ़ी खुशी भी होगी कि अरिल हैलाइड्स जो होते हैं या हैलोअरीन्स जो होते हैं ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं। अरिल हैलाइड्स और हैलोअरीन्स लो रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अरिल हैलाइड्स लो रिएक्टिविटी रखते हैं। अब सवाल ये आता है कि वाई, क्यों अरिल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए लो रिएक्टिविटी रखते हैं, क्या रीजंस हैं, रीजंस पूछे जाते हैं। तो देखिए लो रिएक्टिविटी है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, रीजन क्या है? तो इसका फर्स्ट रीजन जो है, पहला रीजन जो है कि रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, रेजोनेंस इफेक्ट होता है हैलोअरीन्स में, उस वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है तो इजीली शो नहीं होते हैं। और सेकंड जो रीजन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड नेचर ऑफ कार्बन। कौन सा कार्बन? टू विच हाइड्रोजन एटम इज अटैच। तो ये दो रीजंस हैं मेनली जो आपको याद रखने हैं। पहला, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली नहीं होता है। सेकंड रीजन कि जिस कार्बन से हमारा हाइड्रोजन एटम अटैच होता है हैलोअरीन्स में, वो कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, डबली बॉन्डेड होता है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, डबल बॉन्ड वाले sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं और ट्रिपल बॉन्ड वाले sp हाइब्रिडाइज होते हैं। तो कार्बन एटम का नेचर sp है, इसलिए भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो नहीं होते हैं हैलोअरीन्स में। अब थोड़ा समझते हैं कि क्यों, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से क्यों नहीं होता है और sp2 हाइब्रिडाइज नेचर होने की वजह से क्या होता है, ये हम अब समझते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट समझते हैं रेजोनेंस किस तरीके से होता है और उससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पर क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए हैलोअरीन्स की एग्जांपल देखिए, क्लोरोबेंजीन, ये है हमारा क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में बेंजीन रिंग है जिससे अटैच है क्लोरीन एटम, हाइड्रोजन एटम। तो होता यह है कि हाइड्रोजन एटम जो होते हैं उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 3 लोन पेयर्स होते हैं।
ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हाइब्रिडाइजेशन समझ में आएगा किस तरीके से ही होते हैं। तो ये 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन एटम्स जो है, ये और ये कार्बन में डबल बॉन्ड है अभी फिलहाल, तो इनके साथ में ये कॉन्जुगेशन में होते हैं। द वन ऑफ द लोन पेयर ऑफ हाइड्रोजन एटम attached to the carbon atom is in conjugation to the carbon carbon double bond। conjugation का मतलब होता है एक सिलसिलेवार, conjugation का मतलब होता है कि सिलसिलेवार या फिर एक सीक्वेंस में, तरतीब में। जैसा कि फॉर एग्जांपल नंबरिंग की हम बात करते हैं तो 1 2 1 2 1 2, तो ये 1 और 2 को अरेंज इस तरह से किया गया कि अल्टरनेट एक के बाद एक, तो ये कॉन्जुगेशन है। इस तरीके से होता रैंडम 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2, तो ये रैंडमनेस है या फिर ये कॉन्जुगेशन नहीं है। वैसे यहाँ पर भी जो है तो देखिए कैसा है कि सिंगल बॉन्ड है कार्बन में और क्लोरीन में, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो है तो ये कॉन्जुगेशन सिस्टम है, इट इज़ अ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो तो क्लोरीन एटम जो होता है उसका लोन पेयर कार्बन डबल बॉन्ड के साथ में कॉन्जुगेशन में होते हैं। तो इस कॉन्जुगेशन से होता क्या है देखिए, तो कॉन्जुगेशन सिस्टम से ये होता है कि क्लोरीन अपने लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की पेयर को शिफ्ट करता है नीचे और कार्बन में और क्लोरीन में बन जाता है डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर इस वजह से होता है कि कार्बन का डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं इस ऑर्थो पोजिशन के वाले कार्बन पर। ये ऑर्थो पोजिशन है इसके हिसाब से। तो एज अ रिजल्ट हमें एक नया स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हम बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। यहाँ हो गया कार्बन में और क्लोरीन में डबल बॉन्ड, Cl हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया है, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड पहले से ही है, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट थिंग क्या होता है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे पैरा पोजीशन पर और ये हो जाएगा निगेटिवली चार्ज। देखिए एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड जो है उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन तो इसी कार्बन का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुए हैं तो ये बॉन्ड टूट गया और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास आ गए, एक उसके खुद का भी एक दूसरे कार्बन का भी, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, इसलिए इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये हो गया। अगला स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये कार्बन क्लोरीन डबल बॉन्ड पॉजिटिव, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड इस एरो की वजह से, यहाँ आ गया माइनस और ये डबल बॉन्ड पहले से ही है। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट होगा, मतलब यहाँ बनेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस कार्बन पर, क्या हो जाएगा इस ऑर्थो वाले कार्बन पर। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें स्ट्रक्चर मिलेगा, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ आ गया और ये हो गया माइनस। अब ये यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ बन गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और ये इलेक्ट्रॉन चले गए वापस क्लोरीन के पास और ये हो गया अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये Cl, ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर वापस, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अभी सिर्फ 2 पेयर्स हैं, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, एक बॉन्ड में इन्वॉल्व है। टोटल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 4 और ये 5th, 5 हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स मिले हैं क्लोरोबेंजीन के। तो ये रेजोनेंस फेनोमेना होता है क्लोरोबेंजीन में। अच्छा, इस वजह से क्या हो रहा है, तो आप देखिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर को देखिए। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर में ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ये भी ऑर्थो पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ दी क्लोरोबेंजीन और हेलोअरीन। तो इस वजह से होगा क्या कि जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो उस वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी इजी नहीं रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स आर ऑल्सो निगेटिवली चार्ज, इस वजह से वो इजीली यहाँ पर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से रेजोनेंस इफेक्ट होता है हेलोअरीन्स में और उस वजह से न्यूक्लियोफिलिक रोटेशन रिएक्शन नहीं हो पाता है इजीली। नेक्स्ट जो सेकंड हमने देखे हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का जो नेचर है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है हेलोअरीन्स में। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है जिससे अटैच है हमारा Cl, ये sp2 हाइब्रिडाइज है, राइट। तो इस वजह से क्या फिनोमेना होता है, तो डबल बॉन्ड करैक्टर डेवलप हो जाता है कार्बन में और क्लोरीन में।
ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइज नेचर और ड्यू टू रेजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप इन कार्बन एंड क्लोरीन, और कार्बन और हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कार्बन में और क्लोरीन में आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाता है, और डबल बॉन्ड की वजह से कार्बन का और क्लोरीन का, या कार्बन या कोई भी जो हाइड्रोजन होगा उसका बॉन्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है एज कंपेयर टू अल्किल हैलाइड्स। अल्किल हैलाइड्स के कंपेरिजन में ये बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और जितना बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा उतना उसको तोड़ना भी डिफिकल्ट रहेगा। सेकंड थिंग, अगर हम बात करते हैं अल्किल हैलाइड्स की, जहाँ पर कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड होता है और कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, तो इस केस में कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ जो है वो 178 पिकोमीटर होता है, जबकि अरिल हैलाइड्स में बॉन्ड लेंथ 168 पिकोमीटर होता है। मतलब अरिल हैलाइड्स के केस में कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ कम है, और जितना बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, जितना बॉन्ड लेंथ छोटा रहेगा, उतना बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा, और जितना बॉन्ड स्ट्रांग रहेगा उतना उसको तोड़ना भी डिफिकल्ट रहेगा। और जितना बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहेगा, जैसे यहाँ पर 178 है, उतना बॉन्ड वीक रहेगा और उतना उसको तोड़ना भी ईजी रहेगा। तो ये रीजंस है जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा हम मान लेते हैं कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो, तो अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो दो तरीके हैं, दोनों में से किसी एक तरीके से होगा। या तो वो फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म, या तो वो फॉलो करेगा SN2 मैकेनिज्म। तो अगर SN1 या SN2 दोनों में से किसी एक मैकेनिज्म से हम मान लेते हैं कि हैलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देंगे, तो देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या हो सकता है, देखते हैं। ठीक है, तो मानिए कि फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है SN1 मैकेनिज्म से। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हो रहा है वो SN1 मैकेनिज्म से हो रहा है। तो SN1 मैकेनिज्म में आपको मालूम है कि न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो सेकंड स्टेप में अटैक करता है, और फर्स्ट स्टेप में कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है, और एज अ रिजल्ट कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। SN1 मैकेनिज्म दो स्टेप में होता है, दो स्टेप में रिएक्शन होती है, और पहले स्टेप में पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, सेकंड स्टेप में बॉन्ड फॉर्मिंग होती है। तो अगर ऐसा हो कि पहले स्टेप में कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, मान लेते हैं, सपोज करते हैं, तो क्या होगा कि कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव, ये जाएगा फिनिल कैटायन, और क्लोरीन हो जाएगा नेगेटिव। इस तरीके से हमें जो तो आयंस मिलेंगे आयनाइजेशन होने के बाद। तो अब अगर हम मान लेते हैं अगर ऐसा होता है तो फिनिल कैटायन जो बनेगा, तो फिनिल कैटायन इज वेरी वेरी लेस स्टेबल, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, और रेजोनेंस फिनोमेना यहाँ पर जो तो हो नहीं पाएगा, इस वजह से जो है तो ये स्टेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो आपको पता है कि अगर स्टेबिलिटी ना हो कार्बोकैटायन की, तो कार्बोकैटायन फॉर्म नहीं होते हैं। SN1 कौन शो करते हैं? SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं टर्शरी अल्किल हैलाइड। क्यों शो करते हैं? क्योंकि उनमें टर्शरी कार्बोकैटायन बनते हैं जो स्टेबल होते हैं। प्राइमरी अल्किल हैलाइड शो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अगर वो करेंगे तो जो कार्बोकैटायन बनेगा वो प्राइमरी होगा और उसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। तो यहाँ पर सेम थिंग है, स्टेबिलिटी कम है तो नहीं बनेगा, और जब नहीं बनेगा तो SN1 मैकेनिज्म नहीं होगा। दैट मीन्स द पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म इज रूल्ड आउट ड्यू टू लेस स्टेबिलिटी ऑफ फिनिल कैटायन। नेक्स्ट देखिए SN2 के लिए। नेक्स्ट सपोज कि अगर SN2 मैकेनिज्म होता है, SN2 मैकेनिज्म होता है, तो SN2 में आपको पता है कि बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होती है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक बैक साइड से करता है। तो अगर हमारे क्लोरोबेंजीन पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक पहले करना है तो आपको पता है कि रेजोनेंस तो यहाँ हो रहा है, और रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो और पैरा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट और इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। तो ये बैक साइड अटैक को भी रूल आउट करता है। बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती है इन केस ऑफ हैलोअरीन। तो हैलोअरीन्स के अंदर SN2 मैकेनिज्म भी पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डज नॉट शोन बाय अरिल हैलाइड्स और हैलोअरीन्स, ठीक है, एट नॉर्मल कंडीशंस एंड सिचुएशंस। आमतौर से ये शो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पता है आप लोगों को कि कुछ कंडीशंस अप्लाई करके या फिर कुछ नहीं हो रहा है तो जोर ज़बरदस्ती करवाया जा सकता है ना। काम नहीं हो रहा है तो कुछ जोर ज़बरदस्ती करेंगे
कुछ कंडीशन क्रिएट करेंगे तो ये काम भी हो सकता है। तो क्या कंडीशंस क्रिएट की जाती है, क्या सिचुएशंस क्रिएट की जाती है कि ये इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करे। तो अब हम वो पॉइंट डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हेलो अरेज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि किस तरह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो होगा। तो अगर हमारे हेलो अरेन्स फॉर एग्जांपल हमारे क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो पैरा या दोनों पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा या दोनों ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो, कोई ऐसा ग्रुप अटैच हो जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता हो, अपनी तरफ खींचता हो, तो इस तरह के ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसान हो जाता है। तो क्या करते हैं, देखिए एग्जांपल कि क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन रिंग से अटैच है हमारा Cl क्लोरीन, और ये इसके लोन पेयर से 3, आप शो ना भी करो तो भी चलता है। ये है ऑर्थो पोजीशन 2 और ये है हमारी पैरा पोजीशन। तो फॉर एग्जांपल पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है नाइट्रो ग्रुप N+O NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपने तरफ खींचता है, विड्रॉ करता है। जैसे अल्फा ग्रुप रिलीज करते हैं वैसे ये विड्रॉ करता है। -I इंडक्टिव इफेक्ट ये शो करता है। तो इस इफेक्ट की वजह से होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी एट और पैरा पोजिशन। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल इससे हम रिएक्ट करवाते हैं NaOH से, तो ये नियर अबाउट 433 केल्विन पर रिएक्ट हो जाएगा इन एसिडिक कंडीशन। ठीक है, तो जनरली क्या कर रहे हैं, हीटिंग करते हैं। आप याद नहीं रखते हैं तो आप डेल्टा बना दीजिए कि हीटिंग की जाती है। तो क्या होगा कि टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा और NaOH रिएक्ट कर लेगा और ये Cl को यहाँ से हटा देगा और ये हो जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा OH, ये NO2 पहले से है और यहाँ से ये हमारा NaCl रिम हो जाएगा। ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप increases the reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहाँ होने चाहिए, ऑर्थो या फिर पैरा पर होने चाहिए। ये था एग्जाम्पल एक, या फिर दोनों पर भी हो तो और ज़्यादा इफेक्टिव है। जैसे कि सेकंड एग्जाम्पल देखिए, ये Cl यहाँ पर अटैच है नाइट्रो ग्रुप NO2 और यहाँ पर भी है अटैच N+O नाइट्रो ग्रुप। तो इसे अगर हम रिएक्ट करवाते हैं NO2CO3 सोडियम कार्बोनेट लिया गया, तो ये नियर अबाउट 403 केल्विन, मतलब इससे कम टेम्परेचर पर हो जाएगा। इससे कम टेम्परेचर क्यों रिक्वायर्ड हो रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये टेम्परेचर इससे कम रहेगा, एसिडिक कंडीशन है। तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर Cl निकल जाएगा और यहाँ जाएगा OH, यहाँ पर अटैच है हमारा NO2 ग्रुप, यहाँ पे फिर अटैच है NO2 ग्रुप प्लस ये Cl माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा और इजी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 हैं। वैसे ही अगर 3 हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी एक NO2 ग्रुप हो और एक यहाँ पर भी NO2 ग्रुप हो, ठीक है। अब ये हो गया हमारा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो इसे हम अगर सिर्फ वार्म करेंगे, इसे सिर्फ हम हल्का सा गर्म करेंगे वाटर के साथ, देखिए कोई स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी यूज नहीं किया गया, वाटर के साथ जो है तो उसे सिर्फ वार्म करेंगे तो हमें जो है तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिल जाएगा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसी को कॉमन नेम दिया जाता है पिक्रिक एसिड, ठीक है। तो पिक्रिक एसिड फॉर्म हो गया है बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं वो अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हो तो
हेलो ऑरेंज की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करते हैं। रीज़न, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेंगे, तो एज अ रिजल्ट जब यहाँ पर रेजोनेंस में निगेटिव चार्ज आएगा तो वो स्टेबिलिटी को उसके ज़्यादा रिएक्टिव कर देगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करके। तो एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी, तो हम एक एग्जाम्पल को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि कैसे ये रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, या फिर एग्जाम्पल से हमें समझना है कि पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ये है पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं न्यूक्लियोफाइल OH माइनस से। तो फर्स्ट स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप रहेगी, जो कि बॉन्ड मेकिंग बॉन्ड ब्रेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्लो स्टेप होता है। तो अब होगा क्या कि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा उस कार्बन पर जिस कार्बन पर अटैच है हमारा हेलोजन क्लोरीन, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और ये न्यूक्लियो ऑर्थो वाले पोजीशन पर जो है तो निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रक्चर एरो सिस्टम से क्या समझ में आ रहा है कि ये अटैच हो गया OH, ये Cl पहले से था, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ अटैच है हमारा नाइट्रो ग्रुप, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड जैसे कि वैसे है, यहाँ कोई चेंजेस नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर मिल गया। अब क्या होगा, अब जो है तो ये यहाँ शिफ्ट होगा, इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड टूटेगा और ये जाएगा पैरा पोजिशन पर। एज अ रिजल्ट ये OH, ये Cl, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ये है हमारा नाइट्रो ग्रुप माइनस, और यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड, यह आ गया नेगेटिव चार्ज, राइट। तो पैरा पोजीशन पर नेगेटिव आने के बाद क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ इंक्रीज हुई है, तो ये विड्रॉइंग ग्रुप जो है इसको अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, खींच लेगा। कैसे खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर, यहाँ बनेगा डबल बॉन्ड और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो इस तरीके से जो है तो हमें कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ये OH, यहाँ आ गया Cl, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर अब कार्बन में और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसे कि वैसे है। तो इस तरीके से जो है तो कार्बन में और नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड बनेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपने पास विड्रॉ कर लेगा, और यहाँ पर जो है तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगला ये दोबारा वापस यहाँ जाएंगे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा कार्बन कार्बन का, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे। एरो के हिसाब से अगला स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है, तो यहाँ पर ये OH है, यहाँ Cl है, ये बॉन्ड यहाँ पर है, और यहाँ हो गया नाइट्रोजन में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड आ गया O में, और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड और ये माइनस, राइट। तो इस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ वाला। तो थर्ड स्ट्रक्चर में देखिए कि थर्ड स्ट्रक्चर में नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है रिंग पर, और न्यूक्लियोफाइल को रिलैक्सेशन मिल रहा है अटैचमेंट में, वो आसानी से वहाँ पर अटैच रहेगा। अब अगला काम क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से ये हमारा लिविंग ग्रुप क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। ये एरो क्या बता रहा है, क्लोरीन रिमूव हो जाएगा। इसे मैं नीचे लिखता हूँ। तो एज अ रिजल्ट ये स्टेप रहेगी हमारी फास्ट स्टेप, क्योंकि कंप्लीटली बॉन्ड बन रहा है। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर बचेगा सिर्फ OH, यहाँ बन जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड पहले से, यहाँ डबल बॉन्ड पहले से है, और यहाँ पर है हमारा नाइट्रो ग्रुप, और ये Cl माइनस निकल जाएगा। तो इस तरीके से रेजोनेंस इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो रही थी पैरा पोजीशन पर, उसको नाइट्रो ग्रुप डिक्रीज करेगा, और जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सेम थिंग है कि अगर हमारा ऑर्थो पर भी अटैचमेंट हो नाइट्रो ग्रुप का, तो यहाँ पर भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, और वो अपनी तरफ विड्रॉ करके यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को भी कम करेगा। अगर यहाँ पर भी हो तो और एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा, और जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो रहा है नाइट्रो ग्रुप का, वो इफेक्ट यहाँ पर भी शो होगा, और एज अ रिजल्ट
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी ज़्यादा और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल को हमने थोड़ा डिटेल में डिस्कस किए हैं, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का। आप 2,4 एक यहाँ पर भी और एक यहाँ पर भी 2,4 डायनाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाइए और उसका रिएक्शन करवाइए OH- से और रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए। उसके बाद 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाइए और उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाइए रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ। तो आपको दिखेगा कि तीनों पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो होगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली हो जाएगा। तो क्या देखें हमने देखे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या आपको याद रखना है इस पॉइंट के अंदर? सबसे पहले याद रखना है कि हेलोअरीन्स अगर कोई सब्स्टिट्यूशंस नहीं है, सिर्फ हेलोजन एटम अटैच है बेंजीन रिंग से, तो इस तरह के हेलोअरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली शो नहीं करते हैं। क्यों शो नहीं करते हैं? दो रीजन है। पहला रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से, सेकंड रीजन sp2 हाइब्रिडाइज नेचर ऑफ कार्बन की वजह से। डिटेल में हम लोग देख चुके हैं कि क्या होता है। उसके बाद कब करते हैं? तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर अटैच हो तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। देखिए एक पोजीशन और है मेटा पोजीशन, लेकिन मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो कोई इफेक्ट शो नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि ये है हमारा, ये है क्लोरोबेंजीन के ये वाला पोजीशन, मेटा पोजीशन पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रुप फॉर एग्जांपल नाइट्रो ग्रुप अटैच हो भी जाए तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की रिएक्टिविटी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा या ये इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि रेजोनेंस में सिर्फ ऑर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा इंक्रीज होती है, मेटा पर तो कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो इस वजह से मेटा पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो भी तो ज़्यादा इफेक्ट रिएक्टिविटी में नहीं होता है। If electron withdrawing group present at meta position, they does not affect the reactivity of halogens towards nucleophilic substitution reaction। तो सिर्फ ऑर्थो और मेटा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच हो तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो क्यों होता है? तो डिटेल हमने समझे हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं और रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ तक था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमें जो डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो रिएक्टिविटी का लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। और उस पार्ट को हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देखिए, 2 बार देखिए इसे। फिर भी कोई डिफ़िकल्टी दिख रखती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, इसका हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।